ओके, वेलकम वंस अगेन। तो बेसिक मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हुए, है ना, लास्ट क्लास में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर सिस्टम बेसिकली। उसके बाद बच्चे छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये बड़ा हो सकता है आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे पता होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या है? ऐसा नेचुरल नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स हैं, या ऐसा नंबर जिसको दो ही नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा बोल दो। और वो दो नंबर्स क्या हैं? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल से समझो, जैसे हम, आपको पता है अभी हम 5 को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 को जब आप प्राइम फैक्टर्स में लिखते हो तो 1 एंड 5 ओनली, इसके दो ही फैक्टर्स है ना, मतलब 5 दो ही नंबर से डिविजिबल हो सकता है, 1 से या 5 से। या 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि या तो 1 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है। ठीक। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट बोलते हैं। उसका भी एग्जांपल बनाते हैं। मान लो 6 है। अब 6 के 4 फैक्टर्स हैं बेटा, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 6 भी। तो 6 को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 6 जो है वो दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है। और अगर आप 6 के प्राइम फैक्टर्स भी लिखना चाहोगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं ना, एक से ज़्यादा नंबर। 2 इसका एक प्राइम फैक्टर हो गया, 3 इसका दूसरा प्राइम फैक्टर हो गया। बट अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो 6 2 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, 6 1 से डिविजिबल है और 6 6 से भी डिविजिबल है। तो 6 को हम किस में क्लासीफाई करेंगे? कॉम्पोजिट नंबर में। पर प्राइम नंबर क्या होगा? जिसके दो ही फैक्टर्स हैं, जो दो ही नंबर से डिविजिबल होगा। कौन कौन से? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक। तो आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया कि व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। दो से ज्यादा फैक्टर्स अगर आ गए तो कॉम्पोजिट हैं, दो ही फैक्टर्स हैं तो प्राइम है। तो यहाँ पे बेटा सवाल ये अराइज होता है कि 1 क्या है? व्हाट इज 1? 1 क्या है? तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना कॉम्पोजिट है ना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक। फिर 4 जो है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। मतलब सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन है? 4। और 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है। मतलब 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मैं एग्जांपल से लिखता हूं ना, जैसे 2 आपको पता है प्राइम नंबर है पर ये इवन है, 3 प्राइम नंबर है बट ऑड है, 5 प्राइम नंबर है बट ऑड है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। मतलब 2 के बाद जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हैं। इसका मतलब 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और इसको नहीं भूल जाना, है ना, बच्चे कई बार गलती करते हैं इसमें भी। 1 जो है बेटा, 1 को हम ना तो प्राइम नंबर मानेंगे ना कॉम्पोजिट नंबर मानेंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक। ये बात होगी प्राइम नंबर्स की और कॉम्पोजिट नंबर्स की। अब दो डेफिनेशंस बेटा और हैं, इनको समझते हैं। को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स, एक एक करके बात करते हैं। पहले को प्राइम नंबर से बात करेंगे और को प्राइम नंबर से पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे। छोटी क्लासेस में आपने एचसीएफ निकालना सीखा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। 16 है, 16 हमें पता है 4 से डिविजिबल है, मतलब 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4। सिमिलरली 20 भी 4 से डिविजिबल है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5। इसका मतलब HCF of 16 and 20 is 4। yes or no? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जिससे 16 भी डिवाइड हो जाए और 20 भी डिवाइड हो जाए। सबसे बड़ा नंबर जिससे 16 भी डिवाइड हो जाए, 20 भी डिवाइड हो जाए। तो इस एग्जांपल में आंसर आ गया 4। मतलब कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 16 और 20 का 4 है। ये तो हो गया HCF का मतलब। अब हमें समझना है डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब ये क्या चीज है? को प्राइम बोलो या रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलो। तो को प्राइम नंबर्स क्या है? हम कहते हैं कोई भी ऐसे दो नंबर्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 हो। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 हो। अब कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो बेटा। अच्छा, पहले ना कुछ प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे देखो, 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। और
इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। यस और नो? HCF ऑफ 17 एंड 19 इज 1। और ऐसा क्यों है? क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है। तो दो प्राइम नंबर्स में तो कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, तो HCF 1 आना ही आना है। मतलब टू प्राइम नंबर्स आर बाय डिफॉल्ट को प्राइम नंबर्स। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, ध्यान दो। मतलब वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है इसका। वाइसा वर्सा से क्या मतलब हुआ? देखो, 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, फिर भी इनका HCF 1 है। इसका मतलब मैं फिर से बोलूंगा, 4 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल बनाते हैं। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स पकड़ो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स। मान लो एक नंबर मैंने लिया 15 विच इज एक्चुअली कॉम्पोजिट नंबर, एक नंबर मैंने लिया 16 विच इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर, पर फिर भी इनका HCF 1 है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, दे आर बाय डिफॉल्ट को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। आई होप ये डेफिनेशन अब समझ में आ रहा है कि व्हाट आर को प्राइम नंबर्स या व्हाट आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, है ना। कोई भी दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो जाता है उनको हम को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो बातें सीखी हैं, है ना। ये मैंने एग्जांपल से आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मीन्स अगर दो नंबर्स को प्राइम है, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हैं। हाँ, अगर दो प्राइम नंबर्स हैं को प्राइम होंगे। दो को प्राइम नंबर्स हैं वो प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एग्जांपल दिया था मैंने अभी, 15 कॉम्पोजिट नंबर है, 16 कॉम्पोजिट नंबर है, बट फिर भी वो को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। दूसरा हमने एग्जांपल ये डिस्कस कर लिया कि जब भी आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को कंसीडर करते हो, मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, 15 16 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हेंस को प्राइम। 3 एंड 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हेंस को प्राइम, राइट। उसके बाद एक और डेफिनेशन आता है बेटा, ट्विन प्राइम नंबर्स। कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या चीज़ है। तो ट्विन प्राइम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो। कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 का हो, उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल से देखो, जैसे 3 और 5, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस 2 है, हेंस ट्विन प्राइम बन गए। 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो इनका डिफरेंस 2, तो ट्विन प्राइम। 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस 2 का है। तो कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 का हो विल बी कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। डन? आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो बातें करने जा रहे हैं ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल है, बट बड़े काम की चीज़ें हैं। अब पहले स्टेटमेंट पे आओ। पहले स्टेटमेंट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है, ये पिछली क्लास में भी बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब हम पढ़ रहे थे, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। ये आप समझते हो? कोई भी रियल नंबर पकड़ो, जैसे x को लिया मैंने 4, इसका किया स्क्वायर, क्या आ गया 16 विच इज ग्रेटर दैन 0। x को मैंने लिया -7, फिर इसका किया स्क्वायर, वो कितना आ गया 49 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लास्ट एग्जाम्पल, मैंने x को लिया 0, तो जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, बट अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, और दो उसका जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो यहां से फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव कर सकते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट में देखो,
इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक नंबर x का स्क्वायर किया, फिर दूसरे नंबर y का भी स्क्वायर किया और इनका सम 0 आ गया, ये कैसे संभव है? तो ये तभी संभव है जब x और y दोनों 0 होंगे। देखो बेटा, जब आपने स्क्वायर किया, आप थोड़ा हाइपोथेटिकली सोचो, मान लेते हैं इसका स्क्वायर करने पे वैल्यू 10 आ रही है, तो अगर मेरे को सम 0 करना है, अगर मेरे को सम 0 करना है तो फिर y स्क्वायर को तो -10 होना पड़ेगा, पर y स्क्वायर -10 हो नहीं सकता। y स्क्वायर जो है वो -10 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये सिचुएशन अगर चाहते हो आप, ये नहीं हो सकता कि एक स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए एक स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये डिस्कस किया हमने अभी पिछले पॉइंट में कि लेट एक्स इज एन रियल नंबर, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाँ या ना? ठीक है ना? तो उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो तो अगर आपको ये सिचुएशन लेके आनी है कि दो स्क्वायर्स का सम 0 हो जाए, तो वो तभी संभव हो सकता है ना यार, x भी 0 और y भी 0। देखो इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। अगर मैं कभी लिखूं कि x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर्स का सम 0 है, तो ये कैसे संभव होगा? तो दिस इज ओनली पॉसिबल ना बेटा। अब ये नहीं हो सकता ना ये 5 हो जाए तो ये -5 हो जाए, या ये 10 हो जाए तो ये -10 हो जाए, स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं। और क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जरूरी है कि x -1 क्या हो जाए, 0, एंड y -2 क्या हो जाए, 0। या आप ऐसा कह लीजिए, ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है। दिस इज ओनली पॉसिबल। ठीक है जी। तो दो स्क्वायर्स का सम 0 तभी हो सकता है जब इंडिविजुअली वो नंबर्स 0 हों। तो अगर हम इसी लॉजिक को एक्सटेंड करें और अगर मैं आपसे कहूं कि तीन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 है, तो ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब x भी 0, y भी 0 और z भी 0। अगर आप एग्जाम्पल इसका कुछ बनाना भी चाहते हो, कल को अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा a -1 का स्क्वायर प्लस b -2 का स्क्वायर प्लस c -3 का स्क्वायर, ये तीन स्क्वायर्स का सम 0 है, हाउ इट इज पॉसिबल?
obviously it is possible when this number is 0 and this number is 0 and this number is 0 means a minus 1 को 0 होना पड़ेगा and b minus 2 को 0 होना पड़ेगा and c minus 3 को 0 होना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है आपके पास, है ना। ये नहीं कह सकते ये 5, ये -5, ये 0, नथिंग। स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सम ऑफ द स्क्वायर 0 तभी है जब इंडिविजुअली सारे नंबर्स 0 होंगे। तो ये सीखा हमने पिछले 2 एग्जांपल्स में। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करनी है आपको, ध्यान से पढ़ना आपको। अब देखो नंबर सिस्टम पढ़ाने का यही रीज़न था कि आपको इस तरीके के एप्लीकेशन समझ में आ सकें। अब मान लो कि ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं, ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं, और फिर भी कुछ ऐसी चीज़, मान लो a प्लस बी इंटू सम इर्रेशनल नंबर, √2 एक इर्रेशनल नंबर हो गया, और जरूरी नहीं कि यहाँ पे √2 ही हो, कोई भी इर्रेशनल नंबर हो सकता है, मतलब a प्लस बी इंटू सम इर्रेशनल नंबर, ये सम 0 आ गया। तो इट इज ओनली फिजिबल बेटा इफ a एंड b आर 0। उसका मैं रीजन समझाता हूँ, ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में आप a को रिप्रेजेंट कर सकते हो नेगेटिव b√2। अब ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे a, ये तो रैशनल हो गया, और राइट हैंड साइड b√2 इर्रेशनल हो गया। पर एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर इक्वल कैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है कि एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर इक्वल हो जाए। हाँ, इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है उसका एक चारा है। इक्वेशन बैलेंस तभी हो सकता है जब a भी 0 हो एंड b भी 0 हो, तो इक्वेशन तो बैलेंस हो जाएगा, LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। बट इसके अलावा अगर आप a और b को कोई भी और रैशनल वैल्यू देने की कोशिश करोगे, पुट करने की कोशिश करोगे, देन फिजिबल नहीं है ना। तो हमने यहाँ पे सीखा क्या, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। भाई इन जनरल में ये सीख लिया ना, कल को मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इंटू √3 इज 0, और ये मेरे को गिवन है कि x और y रैशनल नंबर हैं, तो मैं सिंपली बोलूँगा भाई ये संभव होगा जब x और y दोनों 0 हो जाए। ये संभव होगा तभी जब x और y 0 हो जाए। क्लियर? फिर इसी बात को अगर हम एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने के लिए फिर से मैं अजम्पशन क्या कर रहा हूँ, मैं अजम्पशन ये कर रहा हूँ कि ए बी सी सबके सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, और a प्लस b√2 प्लस c√3 का सम 0 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डिफरेंट इर्रेशनल नंबर है √2, और यहाँ पे एक डिफरेंट इर्रेशनल नंबर है √3, और फिर भी सम 0 हो जाएगा। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल द 3 नंबर्स a b c आर 0। ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी देखो ना, ये फैक्टर इसको बैलेंस नहीं कर सकता, ये रैशनल है, ये रैशनल है, और ये दो आपस में भी बैलेंस नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिफरेंट इर्रेशनल है, ये एक डिफरेंट इर्रेशनल है। ये दोनों इसको, मतलब कोई भी किसी को बैलेंस नहीं कर सकता, कुछ भी कर लो ये सम 0 नहीं आ सकता। तो इक्वेशन तभी संभव होगी जब ए बी सी सब 0 होगा। देखो दो में थोड़ा इजीली आप एक लॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर पा रहे हो, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। देखो ना, ये सम 0 संभव ही नहीं है। रीजन है इसका कोई भी पार्ट इसको बैलेंस नहीं कर सकता, इसका कोई भी पार्ट इसको बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी डिफरेंट इरेशनल नंबर्स होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, तो सम 0 आ ही नहीं सकता। एक ही पॉसिबिलिटी है, ए बी सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ओनली देन इट इज फिजिबल। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ना बेटा कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं, बड़े काम के क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल देखिए, देखो हमें क्वेश्चन के डेटा को बहुत ध्यान से समझो, क्या क्या गिवन है। तो मेरे को सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि m एंड n आर इंटीजर्स, ये कोई भी दो इंटीजर्स हैं, और ये दो इंटीजर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि m² माइनस n² 7 होना चाहिए। और समझने वाली बात ये भी है कि 7 एक प्राइम नंबर है, और अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 इट कैन हैव ओनली
टू फैक्टर्स, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ये पढ़ा हमने कहीं ना कहीं। अब तो उसका एप्लीकेशन ये बन गया यहाँ पे। कैसे? अब ध्यान दो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू 7 को मैं लिख सकता हूँ m माइनस n इंटू m प्लस n इक्वल्स टू 7। अब क्योंकि m और n इंटीजर्स हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम बोलेंगे ना यार कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर्स विल बी एन इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो चीजें यूज हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें बट यूज हो रही हैं। अब आपको ये समझना है कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 7 है, m माइनस n एक इंटीजर है, m प्लस n एक इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 7 है, जबकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो ये कैसे संभव है, ये सोचना अब आपको, यहाँ पे दिमाग लगाना शुरू करो। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जो पॉसिबिलिटीज समझ में आती हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि m माइनस n 1 हो जाए और m प्लस n 7 हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी m माइनस n माइनस 1 हो जाए और m प्लस n माइनस 7 हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी m माइनस n 7 हो जाए और m प्लस n 1 हो जाए। लास्ट पॉसिबिलिटी m माइनस n माइनस 7 हो जाए और m प्लस n माइनस 1 हो जाए। इसके अलावा मेरे को और कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। रीजन 7 एक प्राइम नंबर है। अब देखो जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, है ना, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सीखा है छोटी क्लासेस में। तो यहाँ से देखना आप m की वैल्यू 4 आ जाएगी, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से बेटा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 4,3, और हमें दिख रहा है कि 4,3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। सिमिलरली जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, यहाँ से m की वैल्यू -4 आ जाएगी और n की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगेन यहाँ से m की वैल्यू 4 आ जाएगी, n की वैल्यू -3 आ जाएगी, एंड लास्ट m की वैल्यू -4 और n की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये चार ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए m और m कॉमा n की फॉर्म में, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो सवाल यही था ना बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स m कॉमा n की फॉर्म में, तो उसका आंसर हम क्या टिक करेंगे? 4। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट कैन बी क्रिएटेड इज 4। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डेटा को जैसे पिछली बार समझाया, डेटा को पहले बहुत ध्यान से रीड कर लो। इस बार m और n क्या है? इंटीजर्स नहीं है। इस बार m और n क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे। कैसे? कैसे? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 13 दिया हुआ है, तो स्टार्ट वैसे ही करो। उसके आइडेंटिटी लगा दोगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं m माइनस n इंटू m प्लस n, और ये प्रोडक्ट आपको 13 दिया गया है। और फिर से देखा जाए 13 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 1 और एक 13। ऑब्वियसली m और n नेचुरल नंबर्स हैं, तो दिस नंबर विल बी द लार्जर नंबर, दिस नंबर विल बी larger, and subtraction of two natural numbers will be smaller of the two quantities। और ये भी एक नेचुरल नंबर हो गया, ये भी एक नेचुरल नंबर हो गया, इनका प्रोडक्ट 13 है। तो इट मीन्स दिस इज ओनली फिजिबल when m minus n is 1 and m plus n is 13। तो यहाँ पे वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखो, ऐड करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 7 और n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमने गिवन डेटा से m और n निकाल दिया, हमने गिवन डेटा से m और n निकाल दिया, पर हमें निकालना क्या है? वी नीड द वैल्यू ऑफ m प्लस 1। तो यहाँ से देखो ना यार, m 7 है तो m प्लस 1 कितना हो गया? 8, n प्लस 1 कितना हो गया? 7। तो 8 इंटू 7, आंसर विल बी 56। ढूंढो 56 विच इज इन बी ऑप्शन। ठीक, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम।
आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इस बार फिर से हमें एन बी एक इंटीजर, एम बी एक इंटीजर, और हमें ऑर्डर पेयर्स ढूंढने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। कंडीशन क्या है? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज 14, है ना। वी नीड टू फाइंड, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। एम एक इंटीजर है, एन एक इंटीजर है, और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कितना चाहिए? 14 चाहिए। तो कैसे संभव हो सकता है बेटा ये? हाउ इट इज पॉसिबल? तो स्टार्ट वैसे ही लेना है ना। तीसरा क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे। तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को हम लिख देंगे एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम, और ये प्रोडक्ट 14 है। पर 14 प्राइम नंबर नहीं है, 14 प्राइम नंबर नहीं है। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, है ना। तो ये सोचना पड़ेगा आपको। और ये भी ऑब्वियस है कि अगर n और m दोनों इंटीजर्स हैं तो n माइनस m भी एक इंटीजर होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। इन दो इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होगा। ये जरूरी है कि अगर n और m इंटीजर हैं तो n माइनस m इज एन इंटीजर एंड n प्लस m इज ऑल्सो इंटीजर। अब पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी, एक तो पॉसिबिलिटीज मैं लिख के बताता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज में नहीं जाएंगे। अब देखो, पहली पॉसिबिलिटी बेटा ये दिख रही है कि ये 1 तो n प्लस m हो जाए 14, क्योंकि 1 और 14 का प्रोडक्ट 14 होगा। पर यहाँ से देखो, n की वैल्यू जब सॉल्व करोगे ना वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, 15/2। पर n इंटीजर है तो हम क्या बोलेंगे? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। इनफैक्ट आप इस में जितने भी केसेस बनाओगे वो सारे रिजेक्ट होते जाएंगे। अब हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि सर आप n माइनस एम को 2 ले लेते, तो उस केस में n प्लस एम 7 हो जाता। बिल्कुल सही है, ये एक पॉसिबिलिटी तो है। पर फिर से देखो, यहाँ से जब n की वैल्यू निकालोगे वो 7 प्लस 2 9/2, तो n इंटीजर है तो 9/2 तो इंटीजर नहीं है, नॉट अलाउड। इसका मतलब इस केस में जब भी आप जो भी, ऐसा नहीं कि यही पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये -1, ये -14, ये -2, ये -7 घुमा सकते हो। बट जब भी आप n और m को सॉल्व करने जाओगे, n और m इंटीजर्स नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ऐसे कोई भी दो इंटीजर्स संभव नहीं है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। और अगर संभव नहीं है तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हम क्या लिख देंगे इसका आंसर? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी 0। पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी 0, क्योंकि सॉल्व करने पे m और n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है। इंटीजर नहीं आ रही है तो ये सिचुएशन फिजिबल नहीं है। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। बहुत ध्यान से समझना है इस प्रॉब्लम को। छोटा सा प्रॉब्लम है बट काम का प्रॉब्लम है ना, कुछ सिखा के जाएगा हमें। इसमें देखो बहुत सारी डेफिनेशंस भी चल रही हैं, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स हम पढ़ के आए हैं अभी। चलिए क्वेश्चन के डेटा को ध्यान से समझते हैं। कहता है n² + 2n - 8 एक प्राइम नंबर है। तो ठीक है, अगर कोई भी नंबर प्राइम है तो उसको मैं p मान लेता हूँ। p एक प्राइम नंबर है, पर वो प्राइम नंबर क्या है? n² + 2n - 8। और ये भी गिवन है कि n एक नेचुरल नंबर है ना। n एक नेचुरल नंबर है और n² + 2n - 8 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो मैंने उसको p से रिप्रेजेंट करवा दिया। अब देखो यहाँ पे बेटा हमें क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के आपको फैक्टराइजेशन करना आता है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे 4n - 2n - 8 मिडल टर्म को सेपरेट कर दिया। फिर फर्स्ट 2 टर्म में से n कॉमन लिया, यहाँ से -2 कॉमन लिया। इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। इसका एक फैक्टर क्या बन गया? n - 2, और एक फैक्टर क्या बन गया? n + 4। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है? इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि मैंने प्राइम नंबर p को रिप्रेजेंट कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। मैंने प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो हो सकता है भाई आप में से कुछ बच्चे भूल गए हों। देखो भैया 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक,
और अगर मैं 7 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखना चाहता हूँ तो भाई मेरे पास एक ही तो तरीका है, 1 इंटू 7। 13 एक प्राइम नंबर है, मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखना चाह रहा हूँ तो 1 इंटू 13। और ये भी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को मैंने कैसे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर हो गया n-2 और एक नंबर हो गया n+4, और n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है। तो ऑब्वियस है ना यार, इनमें से जो भी छोटा नंबर होगा वो 1 होगा और बड़ा नंबर एक प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे 13 का प्रोडक्ट 1 इंटू 13, तो छोटा नंबर 1 हो गया और बड़ा नंबर 13 हो गया। और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। यस और नो, यस और नो। हाँ जी, तो P को रिप्रेजेंट किया हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना, तो ऑब्वियसली छोटे वाला नंबर 1, बड़े वाला नंबर 13। तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाएगा कि n-2, क्योंकि ये छोटा होगा ये 1 हो, तो यहाँ से बेटा n फिक्स हो गया है कितना, 3। n फिक्स हो गया, और जैसे ही आप n की वैल्यू 3 डालोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो प्राइम नंबर बनेगा P वो बन जाएगा 7। तो कहने का मतलब फ्रॉम द गिवन डेटा हमने n भी निकाल लिया और p भी निकाल लिया। अब ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। पहला ऑप्शन हमें क्या करना है, n इज, तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, n इज अ प्राइम नंबर, n इज 3, यस 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू 10, यस 3 is relatively prime to 6, no 3 is a composite number, no। इसका मतलब इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं, A as well as B। बट आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया सारा कि कैसे इसको डील करना, राइट? ये भी छोटा सा प्रॉब्लम है बट इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये मैंने आपको समझाया भी था कि 22/7 एक रैशनल नंबर है जबकि पाई एक इरैशनल नंबर है, ये बात हुई थी। और ये भी समझाया था कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 ली जाती है जस्ट टू ईज आउट द कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। जबकि पाई इज डिफरेंट नंबर, 22/7 इज डिफरेंट नंबर। इनफैक्ट पाई इज इरैशनल नंबर एंड 22/7 इज रैशनल नंबर। और जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सी बात है यार, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है आपको कैसे, 7x² माइनस 7πx, अलग कर दो, वही सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, एंड माइनस 22x प्लस 22π, अलग कर दो। अब पहले वाले दो नंबर्स में से 7x कॉमन ले लिया, x माइनस पाई बच गया। फिर नेक्स्ट टू नंबर्स में से नेगेटिव 22 कॉमन ले लिया, x माइनस पाई बच गया। फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना दिए बेटा, और जब क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना दिए तो यहाँ से क्वाड्रेटिक के जीरोस आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। एक रूट आ गया 22, सॉरी पाई, और एक रूट आ गया 22/7। x की वैल्यूज मिल गई। अब ऑप्शंस ढूंढो। दिस क्वाड्रेटिक हैज इक्वल रूट्स, false। this quadratic has a root which is negative, false।
This quadratic has rational roots. False. This quadratic has a rational root. Yes. 22 by 7 is rational. And this quadratic has irrational root. Yes. So both the options are correct. Here, both the options are correct. Is it clear? I hope this example is clear again. Again, interesting problem. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट इंटरेस्टिंग. देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बेटा इसमें, बट आई थिंक कर लेंगे मैनेज हम. हमें एक डेटा दिया हुआ है कि दिस नंबर 39 रूट 2 माइनस 5 3 माइनस रूट 2 इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी रूट 2. तो हमें फिर a और b या कुछ ऑप्शंस हैं जो ढूंढनी है. तो देखो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए क्या करा. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 39 रूट 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस रूट 2. राइट. अब किसी भी नंबर में से डिनोमिनेटर में से रूट को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रैशनलाइजेशन. तो हमने किया लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज. अब रैशनलाइज करने के बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो जब कैलकुलेशन बिठाते हो बेटा पूरा 39 इंटू 3 इट विल बी 117 रूट 2 माइनस 39 सॉरी माइनस प्लस होगा वो 39 रूट 2 इंटू रूट 2. 39 इंटू 2 78 then minus 15 then minus 5 रूट 2 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी हेंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये बन गया. आगे ये बन गया 117 माइनस 5 दैट इज 112 रूट 2 प्लस 63 एंड ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 7. डिवाइड करेंगे 112 को 7 से तो आई थिंक ये बन गया 16 रूट 2 प्लस 9 और यू कैन से दैट 9 प्लस 16 रूट 2. ये हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी रूट 2. तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है. तो हम कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि a और b रैशनल नंबर्स हैं. तो अगर a और b रैशनल नंबर्स हैं तो बाय कंपैरिजन a की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को. तो बाय कंपैरिजन a मस्ट बी 9 एंड b मस्ट बी 16. a मस्ट बी 9 एंड b मस्ट बी 16. तो a और b मिल गया. जब a और b मिल गया अब ऑप्शंस ढूंढना चालू करो. तो b बाय a, b बाय हो जाएगा 16 बाय 9, उसका अंडर रूट 4 बाय 3. 4 बाय 3 इज द रैशनल नंबर. यस. b एंड a आर को प्राइम नंबर्स क्योंकि 9 और 16 का HCF 1 है, हेंस दे आर को प्राइम नंबर्स. b माइनस a इज ए कॉम्पोजिट नंबर. b और a का डिफरेंस आएगा 7. 7 क्या है, प्राइम नंबर. तो ऑप्शन सी इज फॉल्स. a plus b is a rational number. a is 9, b is 16. इनका सम 25, उनका अंडर रूट 5. तो 5 is a rational number. So this is correct. This is correct. Right? तो यहाँ से 3 ऑप्शंस हमें करेक्ट मिल रही हैं. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एज वेल एज ऑप्शन डी. ठीक. तो ये कुछ बेटा एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, क्लोजर प्रॉपर्टी, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी. बहुत ही एलिमेंट्री सी बातें हमने करी आज. ठीक है. तो आज वाली क्लास में यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से, है ना, कि हाउ टू चेक कौन सा नंबर किस चीज़ से डिविजिबल है. ये आपने पढ़ा है अगेन छोटी क्लासेस में, बट डिविजिबिलिटी रूल्स, उसके बाद फैक्टराइजेशन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी बेसिक मैथमेटिक्स में हम कवर करेंगे. तो ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स में हम बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे. ठीक. चलो, थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.